नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं। और दरअसल हकीकत क्या है, बीजेपी के सांसद बीजेपी के सूबे में अपनी ही सरकार के सिस्टम पर सवाल क्यों उठाया, जानकारी मैं देने वाला हूँ। चीन को लेकर कैसे भारत सरकार ने पहले कबूला, फिर उसको डिलीट किया। बेटियों के साथ शारीरिक हिंसा की खबरें पढ़ता हूँ तो बहुत देर तक विचलित और परेशान होता हूँ। जो खबरें जुटाता हूँ उसका फायदा बाकी लोग भी ले सकें। हकीकत क्या है दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने दिल्ली से छपने वाले अखबारों के बंडल के साथ क्या छपा, क्या छिपा, किस अखबार में क्या खास जानकारी है। आज रविवार है, आप छुट्टियां मना रहे होंगे। आज मैंने भी थोड़ी देर से वीडियो डाला, रात में देर तक जगता रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि 50 दिन में आज थोड़ी देर से नींद खुली और उसके बाद वीडियो बनाने में मान लेते हैं, थोड़ी देर हुई आज। और आज कई तरह की खबरें हैं। रविवार है, रविवार के दिन कई संपादकीय या कुछ लेख या कुछ पूरे पन्ने का विश्लेषण होता है, मैं वो भी तलाशने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं अपनी बात शुरू करता हूँ दोस्तों एक लेख से। चूँकि आज छुट्टी का दिन है, मैंने भी एक लेख पढ़ा है, आप भी पढ़िए। और उस लेख से एक खबर को जोड़ते हुए, एक खबर है इंडियन एक्सप्रेस में, बाकी खबरें आगे बताऊंगा क्या है। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है, ये लीड है, पहली लीड, और ठीक ठाक स्पेस दिया गया। इस तरह का बैनर बहुत कम छपता है अखबार में, जिसमें 4, 4, 8, 16 नेताओं की तस्वीर है। ये सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जिसमें कई चीफ मिनिस्टर हैं, कई पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं, और ये लीड आप देख पा रहे होंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। ये कांग्रेस के अंदरूनी कलह, फर्स्ट पुशबैक, 23 कांग्रेस नेताओं ने जो 23 सीनियर कांग्रेस लीडर्स स्टैंड अप राइट टू सोनिया गांधी कॉलिंग फॉर स्वीपिंग चेंजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को, 23 नेताओं ने। क्या चिट्ठी लिखी है और कांग्रेस के भीतर क्या खलबली मची है, इस पर बात करने से पहले बाकी खबरों पर भी बात करेंगे। मैं आज एक संपादकीय से अपनी बात शुरू करता हूं, उसके बाद इस खबर पर आऊंगा। और ये मुख्य विपक्षी दल से जुड़ी खबर है। कांग्रेस के भीतर हलचल, खदबदाहट, बेचैनी, उसकी खबर है। लेकिन एक संपादकीय है आज, इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा, और हम लोगों ने इनकी किताब, चर्चित किताब पढ़ी है, और आप भी अगर कभी मौका लगे तो पढ़िए। इंडिया आफ्टर गांधी उसके लिए बहुत चर्चित है। तो रामचंद्र गुहा बेंगलुरु में रहते हैं, जाने माने इतिहासकार हैं। उन्होंने अमर उजाला में एक संपादकीय लिखा है। संपादकीय की हेडिंग है परिवार से कांग्रेस और देश को नुकसान। और इसमें जो इस संपादकीय के नीचे जो सब हेडिंग है बहुत अहम है, उसको सुनिएगा, और उसके बाद उस खबर से कनेक्ट करूंगा और तब बाकी खबरें क्या और बाकी खबरें क्या है। तो इसमें जो संपादकीय लिखा है, चूंकि अमर उजाला हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते होंगे, सब हेडिंग में क्या है, सोनिया और राहुल गांधी को ऐसे चापलूसों ने घेर रखा है जो वर्षों से प्रथम परिवार के प्रति वफादारी के कारण राज्यसभा सीटों और पार्टी महासचिव के पदों पर काबिज हैं, और हमेशा कहते हैं कि सोनिया और उनके बच्चे नेतृत्व न करें तो पार्टी नहीं बचेगी। ये बार बार कांग्रेस को लेकर कहा जाता है। वंशवादी पार्टी के तौर पर अमित शाह, मोदी चिन्हित करते हैं। मोदी की पूरी राजनीति देखेंगे, बीजेपी की राजनीति लगातार वंशवाद पर चोट करती है। इन्होंने जो रामचंद्र गुहा ने एक विश्लेषण किया है, हालांकि ये राय इनकी कई सालों से है, कई बार इस तरह की राय के साथ बड़े बड़े लेख, फुल पेज का लेख लिख चुके हैं। मुझे याद है इकोनॉमिक टाइम्स में, शायद अगर इकोनॉमिक टाइम्स मुझे नाम अखबार का याद है, एक बार फुल पन्ने की इनका फुल पन्ने का लेख, पूरे पन्ने का लेख छपा था, तब भी राय कमोवेश यही थी। आज इस राय में क्या खास बात है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ क्या कर रहे हैं? उनकी ऊर्जा की, उनके भाषण की, उनकी शैली की, उनकी चुनावी रैलियों में जो जिस तरह से जननायक की तरह वो भाषण देते हैं, लोगों का दिल जीतते हैं, प्रभावकारी तरीके से अपनी बात रखते हैं, शानदार वक्ता हैं। और उसके बाद राहुल गांधी की कमजोरियों की, कांग्रेस की कमजोरियों की, और साथ में ये कह रहे हैं रामचंद्र गुहा कि मोदी से मुकाबला राहुल गांधी तो नहीं कर सकते। और इनकी जो स्थापना है, जिस ढंग से लिखा है, कुछ लाइनें सिर्फ सुनाता हूं आपको, और उसके बाद उस खबर पर आऊंगा। जो ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, जो 23 बड़े नेताओं की चिट्ठी से जुड़ी एक खबर है, और उसके बाद बाकी और कई खबरें। कुछ लाइनें सिर्फ बताता हूं ताकि आप समझ जाएं कि रामचंद्र गुहा कैसे देखते हैं। रामचंद्र गुहा ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। क्या क्या तारीफ की मैंने आपको बता दिया कि मोदी में कई तरह की प्रतिभाएं हैं, कई क्षमताएं हैं। मैं समझता हूं उनकी नियमित
स्वस्थ जीवन शैली, प्रचुर शारीरिक और मानसिक ऊर्जा और लक्ष्यों के प्रति उनका समर्पण सर्वोपरि है। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने लिखा है कि ख़ास तौर से हिंदी में शब्दों को बरतने का उनका अद्भुत तरीका है और जिस सहजता से झूठ बोलते हैं वह आश्चर्यजनक है। मोदी पर कई बार आरोप लगे हैं इस तरह के। यह अंग्रेजी में लिखा होगा, हिंदी में अनुदित है। उनके तथ्य भी तथ्यपरक नहीं होते, फैक्ट कई बार नहीं होता है मोदी के भाषण में, और मैं उस डिटेल पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन 6 साल में प्रधानमंत्री के ऐसे कम से कम 10 भाषण है, चर्चित भाषण, जिसमें तथ्यों को लेकर बहुत सवाल उठे। चाहे कबीर को लेकर भाषण है, चाहे तक्षशिला को लेकर भाषण है, चाहे जनरल थिमैया और करियप्पा को लेकर भाषण है। बहुत सारे उनके भाषण हैं जिसमें तथ्य का कहीं न कहीं घालमेल था और वो तथ्य से दूर था। बाद में उस पर फैक्ट चेकर्स, कई वेबसाइट ने उस पर बहुत कुछ लिखा भी। खैर, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी पर आता हूं कि मोदी के बारे में लिखते, स्वाभाविक है। चौथी, उनकी रुचियां बहुत व्यापक है, स्वाभाविक है। ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र रखते हैं। 5वीं बात, उनके पास गृह मंत्री के रूप में एक दुर्जेय सहयोगी है, पूरी तरह से निर्मम, रुथलेस। और दुर्जेय मतलब एकदम विजेता की तरह सहयोगी, अमित शाह के लिए लिखा गया। अब राहुल गांधी के लिए जो लिखा है सुनिएगा। ऐसे में वह व्यक्ति, राहुल गांधी की हार का जिक्र है और भारत में चुनाव में अध्यक्षीय प्रणाली जैसे चुनाव में बदलते जा रहे हैं, ऐसे में वह व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में 2014 और 19 में बुरी तरह नाकाम हो चुका है, क्या 2024 में सफल हो पाएगा? और फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है राहुल गांधी का जिक्र। छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ क्योंकि ये अहम है और उससे जुड़ी हुई ये खबर है। और बहुत सारी बातें हम मोदी की करते हैं, आज थोड़ी विपक्ष की भी बात होनी चाहिए, कांग्रेस की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2019 में राहुल गांधी ने बड़ी गलती की जब उन्होंने प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत ईमानदारी को अपनी पार्टी का केंद्रीय चुनावी मुद्दा बनाया और नारा दिया चौकीदार चोर है। यह भारी चूक थी और इसकी बजाय कांग्रेस को पूछना चाहिए था कि 2000 में अच्छे दिन का जो वादा था वो कहाँ है। ये सवाल राहुल गांधी पर उठे बार बार कि आपने मोदी पर सीधा अटैक करके चौकीदार चोर है करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। ऐसे कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने आंतरिक बातचीत में ये कहा है और अब भी बात होती है तो बहुत सारे नेता इसी तरह की राय रखते हैं। ये एक जिक्र है। उसके बाद कहा है कि मैं कांग्रेस की वंशवादी संस्कृति का 2 दशक से आलोचक हूं और मैं फिर आलोचना कर रहा हूं क्योंकि आज इसकी कहीं अधिक ज़रूरत है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने भारत को खासा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने और उनकी सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया है, हमारे समाज को विभाजित किया और दुनिया की नज़र में भारत को कमतर किया है। जो लोग भारत के आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक पुनर्जागरण की उम्मीद करते हैं, उन्हें मोदी और उनकी पार्टी को 2024 में सत्ता से हटाने के रास्ते के बारे में विचार करना चाहिए। नौसिखुआ वारिस यदि तीसरी बार मुख्य विपक्षी के रूप में होगा तो लगता नहीं नतीजा बदलेगा। और राहुल के बारे में इनकी राय है, मैंने राहुल गांधी को नौसिखुआ और नेक इरादे वाला कहा। उनका यह बाद वाला गुण इस बात का प्रमाण है कि परिवार के एकमात्र वही सदस्य हैं जो अपने हक को लेकर विरोधाभासी हैं। उनकी माँ और बहन दोनों ही वंश को लेकर कट्टरपंथी हैं। चूंकि राहुल ने इस्तीफा दिया हुआ है, अभी उनकी माँ सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट, अंतरिम अध्यक्ष हैं, इसलिए लिखा है। इसलिए प्रियंका गांधी सोचती हैं कि उनका यह बयान कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, उनकी राजनीति की आलोचनाओं को चुप करा देगा। पार्टी और देश में परिवार के शासन के प्रति सोनिया गांधी का समर्पण कहीं अधिक गहरा है। राहुल को इस बात का श्रेय जाता है कि वह इस संबंध में अपनी मां और बहन से अलग हैं। खैर, उनकी थोड़ी तारीफ है और उसके बाद कुछ बातें इन्होंने आलोचना में लिखी है कि राहुल की कमियां क्या है। और जो हेडिंग के नीचे का हिस्सा था, सोनिया गांधी और राहुल को ऐसे चापलूसों ने घेर रखा है जो वर्षों से प्रथम परिवार के प्रति अपनी वफादारी के कारण राज्यसभा सीटों और पार्टी महासचिव के पदों पर काबिज हैं और हमेशा कहते हैं सोनिया गांधी या उनके बच्चे नेतृत्व न करें तो पार्टी नहीं बचेगी। दूसरी ओर व्यक्तिगत हितों से परे जाकर भारतीय लोकतंत्र के व्यापक हित में कोई देखे तो ये साफ नजर आता है कि प्रमुख विपक्षी दल की कमान गैर नेहरू गांधी के पास हो तो मोदी सरकार के लिए अपनी नीतियों की आलोचनाओं से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा और राजीव की वास्तविक या कथित गलतियां बताकर ध्यान भटकाना मुश्किल हो जाएगा। तो इनके लब्बो लुआब ये हैं कि चूंकि बीजेपी और मोदी बार बार वंशवादी कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा और राजीव की खामियां बताकर प्रमुख विपक्षी दल को घेरते हैं, चोट करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि गैर नेहरू गांधी कोई कांग्रेस का अध्यक्ष हो तभी मुकाबला कर पाएगा। और उसके बाद कुछ और चीज़ें उन्होंने लिखी है
प्रशासनिक क्षमता का कोई संकेत राहुल ने नहीं जताया है, नहीं दिया है। बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने के प्रति उनकी कोई इच्छा नहीं जताई है उन्होंने, और गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए न तो उनमें ऊर्जा है न समर्पण। ये तल्ख आलोचना है राहुल गांधी की, जो रामचंद्र गुहा ने कहा है। इसके लिए मुझे लगता है कांग्रेस के कुछ नेता भी उनसे नाराज हों। अब ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसकी हेडिंग मैंने पहले बताई। इस एक्सप्रेस की रिपोर्ट में क्या है, हिंदी में बता दूं। पहले भी एक बार संजय झा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, मुंबई में रहते हैं, उन्हें हटा दिया गया। पार्टी की आलोचना को लेकर उन्होंने कुछ लिखा था उसके बाद, और उन्होंने भी पहले एक हफ्ते पहले कहा था कि 100 से ज़्यादा नेताओं ने पार्टी नेतृत्व और पार्टी में जिस तरह से कामकाज हो रहा है, जिस तरह से पार्टी चलाई जा रही है, उसको लेकर चिट्ठी लिखी है, लेकिन पार्टी की तरफ से खारिज किया गया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है, बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। लेकिन अब है कि एक चिट्ठी का जिक्र है। यही इस इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि 23 वरिष्ठतम कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के ढांचे में ऊपर से नीचे तक बदलाव लाने के लिए एक चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को। मनोज सीजी की रिपोर्ट है। इस चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में 5 पूर्व चीफ मिनिस्टर, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं। गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मुकुल वासनिक, शशि थरूर, मनीष तिवारी, राज बब्बर, पीजे कुरियन से लेकर वीरप्पा मोइली और रेणुका चौधरी तक के इस पर दस्तखत हैं। मैं हिंदी में बता रहा हूं जो खबर है। इस चिट्ठी में कांग्रेस के सामने मोदी की चुनौती का जिक्र करते हुए चुनौती, चिंता और सुझाव दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले चिट्ठी लिखी गई थी, मतलब शायद अगस्त के पहले सप्ताह में। कहा गया कि पार्टी के लिए फुल टाइम और इफेक्टिव लीडरशिप ज़रूरी है, जो विजिबल भी हो और एक्टिव भी हो, और इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं, रोड मैप फॉर रिफॉर्म्स विद इन। और उसके बाद वो सुझाव हैं कि फुल टाइम लीडरशिप हो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन अथॉरिटी हो जो इंश्योर करे कि इंटरनल जो चुनाव हैं वो फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन ऑफ CWC मेंबर्स एज पर द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ ब्लॉक PCC डेलीगेट्स एंड AICC मेंबर्स। ये सारे इनके सुझाव हैं। उसी में एक बॉक्स और खबर भी है जिसमें मनोज सीजी ने कुछ और जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने उसी खबर का विस्तार दिया है कि कैसे कांग्रेस के भीतर जो ये नाराज़ नेताओं का समूह है उसने नाराज़गी जताई है, जिसमें इन लोगों की नाराज़गी राहुल गांधी और राहुल गांधी के आसपास का जो लामबंदी है, कोटरी है, उसको लेकर है। और इसी में कुछ जिक्र करते हुए एक पैराग्राफ में लिखा गया है कि बहुत सारे नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी जिस ढंग से फ्रीक्वेंटली ट्वीट करते हैं बीजेपी को लेकर, मोदी को लेकर, चीनी एग्रेशन को लेकर, ये कई बार इमेच्योर लगता है और बिना किसी इंटरनल डिस्कशन के राहुल गांधी करते हैं, और कुछ आरोप लगाए गए। और लंबी बात है जिसमें कांग्रेस की नाकामी, कांग्रेस की चुनौती और आज के हालात से कैसे मुकाबला करेंगे अगर कांग्रेस इस तरह से चल रही है। और आपको पता होगा कि सोनिया गांधी 1 साल से अंतरिम अध्यक्ष हैं। अब विकल्प की बात हो रही है, कौन हो। बहुत सारे लोग, शशि थरूर ने कहा अगर राहुल गांधी आना चाहते हैं तो वापस आए। राहुल गांधी ने तब इस्तीफा दिया था जिम्मेदारी लेते हुए चुनाव में हार की। तो अब क्या होगा कांग्रेस का? बीच में बहुत सारे नाम आए, फिर अंत में सोनिया गांधी ही आई, तो घर का पद घर में रह गया। अब सवाल उठता है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, और ये बेचैनी इसी खबर में ये है। और ये सही है कि इतने बड़े बड़े नेताओं की तरफ से बहुत सालों बाद, दशकों बाद इस तरह से कोई लामबंद होकर चिट्ठी लिखी गई है। सोमवार को CWC की मीटिंग है, उस मीटिंग के पहले ये चिट्ठी सार्वजनिक हो गई है, और मीटिंग में इसको लेकर बहस, चर्चा, मतभेद और कन्फ्रंटेशन, काउंटर मूव सब कुछ हो सकता है। देखना होगा उस मीटिंग में क्या होता है। एक बात ये कही जाती है कि कांग्रेस के भीतर राहुल लॉयलिस्ट, सोनिया लॉयलिस्ट और कुछ तीसरा ग्रुप, ये हर तरह के ग्रुप हैं। ओल्ड वर्सेस यंग की लड़ाई अलग है। अहमद पटेल और उनके साथ जुड़े लोग, राहुल गांधी और उनके साथ जुड़े लोग, प्रियंका गांधी के साथ जुड़े लोग, ये सब के अपने अपने ग्रुप हैं। और इस ग्रुप के भीतर कोई राहुल गांधी की वापसी चाहता है, कोई प्रियंका गांधी को लाना चाहता है, कोई सोनिया गांधी को बचाए रखना चाहता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बाहर से नेतृत्व आए। अब सवाल उठता है कांग्रेस इसका सामना और चुनौती, मुकाबला कैसे करेगी। रामचंद्र गुहा ने कुछ बातें तार्किक ढंग से रखी जो मैंने बता दी। तो एक कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। उसके बाद, हालांकि सिर्फ एक्सप्रेस में है, उसके बाद आप सबने शायद देखा होगा, दाऊद की एक खबर कई अखबारों में छपी है कि पहली बार पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट से ही ये पता चला कि दाऊद पाकिस्तान में है, जिससे दाऊद इनकार करता रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली लीड यही है, दाऊद वाली,
और भी अखबारों की, बहुत सारे अखबारों की पहली लीड वही है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड है कि दाऊद और 84 ऐसे और आतंकी संगठन है, हाफिज से लेकर अजहर और लखवी तक, जो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान ने उन पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। उनके खातों को लेकर बैंक खाते सील किए हैं, संपत्तियां जब्त की हैं या की जाएंगी, ऐसी सूचना पाकिस्तान ने जो पेरिस का एक संगठन है उसको दिया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। और कहा यह जा रहा है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला हुआ था, और अब ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जा सकता था। जून में ही ग्रे लिस्ट में डाला था, और 2019 के अंत तक ही मांगा था पाकिस्तान से इस पर एक्शन प्लान, और उसके बाद पाकिस्तान ने मजबूरी में इन लोगों का पर जो प्रतिबंध लगाए या लगाएंगे इसका जिक्र करते हुए एक लिस्ट दी है। अब सवाल उठता है, उसके बाद ये खबर आने के तुरंत बाद रात तक खबर आ गई कि पाकिस्तान ने खंडन भी कर दिया दाऊद के मामले की, क्योंकि दाऊद को लेकर भारत लगातार डोजियर देता रहा है दशकों से मतलब मुंबई धमाकों के बाद के, अगर 94, 95, 96 से जब से आप देखेंगे तब से, और ख़ास तौर से जब वाजपेयी की सरकार थी, लाल कृष्ण आडवाणी जब गृह मंत्री थे, तब डोजियर कई बार दिया गया, कई बार उस पर बात हुई, और पाकिस्तान हर बार खंडन करता रहा कि दाऊद यहाँ नहीं है। मोदी भी जब चुनाव के पहले आए थे तब भी उन्होंने इशारों में इंटरव्यू में कहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि मोदी के पहले कार्यकाल में ही दाऊद को भारत ले आया जाएगा, लेकिन 5 साल पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल का 1 साल से ज़्यादा, इस पर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, विजिबल कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इस पर कोई नाम भी नहीं लेता, कोई बयान भी नहीं देता। उसके पहले के इंटरव्यू और बयान में उसका जिक्र था। अब इसी में, इस डॉक्यूमेंट में दाऊद के पते, जो कराची के पते हैं, जो भारत के चैनलों में, भारत के मीडिया में अलग अलग सूत्र से, इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से अक्सर ऐसी खबरें आती रही है। एक तस्वीर भी है जिसे कहा जा रहा है लेटेस्ट तस्वीर है, हिंदुस्तान अखबार की यही हेडलाइन है जिसमें एक तस्वीर है, हालांकि ये तस्वीर पहले भी आ चुकी है, अब तक की सबसे ताज़ा तस्वीर, और कराची में इसका पता है, 14 नाम हैं, अलग अलग नाम के इसके पासपोर्ट हैं, 14 नाम दाऊद के गिनाए गए हैं सरकार द्वारा जारी की गई सूची में, और उसके बाद बाकी जो आतंकी हैं उनका भी नाम है। तो ये खबर दाऊद से जुड़ी हुई सारे अखबारों में है, ज़्यादातर अखबारों में मुझे लगता है ये पढ़ चुके होंगे। एक खबर जिस पर मैं बात करना चाहता था, वो खबर है, हाँ वो खबर है दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर। यह खबर है, लॉकडाउन के कारण 1.1 करोड़ मतलब 1,10,00,000 बच्चों को नहीं मिला मिड डे मील। ये भास्कर की पहले पन्ने की बैनर हेडलाइन है, या पहले पन्ने की मुख्य खबर है, और बड़ी खबर के तौर पर है। मुझे लगता है अगर लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान जो परेशानियां हैं गरीबों की, बच्चों की, उसको लेकर एक जानकारी है जिसमें कहा गया है कहीं जुलाई का पैसा नहीं आया, कहीं बच्चों को खाना नहीं बटा, और उसके बाद राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, कई राज्यों में भास्कर के जो रिपोर्टर्स हैं 12 राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट इन्होंने की है, जिसमें कहा है कि देश में कोरोना के बीच मासूमों के सामने पेट भरने का संकट है, और कहां कहां 36 लाख बच्चे यूपी में प्रभावित हुए, बिहार में 49 लाख बच्चों को नहीं मिला खाना, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही परेशानी हुई, चंडीगढ़ में भी करीब 92,000 बच्चों को खाना नहीं मिला, राजस्थान में 18 लाख 19 लाख बच्चों को खाना नहीं मिला। और भास्कर ने पड़ताल करके पूरी स्टोरी छापी है कि कहां कहां मिड डे मील कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान प्रभावित हुआ। एक बहुत बड़ी सूचना के तौर पर है, क्योंकि ये मुश्किल उन बच्चों की होती है। हालांकि उस समय स्कूल भी बंद था, तो ये भी हो सकता है कि जब स्कूल बंद है बच्चों को मिड डे मील स्कूल में मिलता है, और स्कूल जाने के लिए कि बच्चे स्कूल जाएं इसलिए मिलता है। लेकिन खैर, ये परेशानी है कि उस दौरान ये खबर आई, और उसके बाद इसमें कुछ जानकारी भी है। आपको ये भी पता होगा कि यूपी में एक बार मिड डे मील की एक खबर आई थी कि कैसे बच्चों को नमक और रोटी दिया जाता है, और उसमें जिस रिपोर्टर ने वो स्टोरी की थी उस रिपोर्टर के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया था। बाद में बहुत हंगामा मचा था। ये खबर भास्कर में है। उसके बाद एक खबर जो कई अखबारों में है उस पर आता हूँ, वो है एक्सप्रेस ने सबसे प्रमुखता से छापी है। दिल्ली में एक ब्लूम्सबरी एक प्रकाशक है, ब्लूम्सबरी बाहर की विदेशी प्रकाशक है, उसने एक किताब छापी है, आप कह सकते हैं कि उस किताब से उसने
अपने को अपनी दूरी बनाने की कोशिश की। एक्सप्रेस में बॉटम में छपी है, बाकी अखबारों में भी है। इस किताब का नाम है दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। कहा गया कि इस किताब में दिल्ली दंगों के बारे में 190 पेज की यह किताब लिखी गई। इस किताब को लिखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, प्रेरणा मल्होत्रा, सोनाली चितलकर और मोनिका अरोड़ा ने, एडवोकेट हैं वो। और इन्होंने किताब लिखी, क्या हुआ दिल्ली में, कैसे दंगे हुए, दंगों के दौरान किसकी क्या भूमिका है। लेकिन पूरी किताब हिंदूवादी नज़रिए से लिखकर, और एक तरह से देखें तो मुस्लिम विरोधी, कि दंगों के लिए जिम्मेदार सिर्फ मुस्लिम थे और कैसे प्रोवोक किया, कैसे दंगे किए, इस तरह की ये कुछ किताब है। हुआ ये, इस स्टोरी की खबर की क्यों जिक्र कर रहा हूँ, हुआ ये कि कल इस किताब के बारे में कल या परसों ट्विटर पर एक जानकारी वायरल हुई कि शनिवार को किताब का वर्चुअल लॉन्च होना है। और उस लॉन्च में कपिल मिश्रा, जो आम आदमी पार्टी में पहले रहे हैं, अभी बीजेपी में हैं, और बाकी क्यों चर्चित हैं ये आप जानते होंगे, को क्या हुए थे जब दिल्ली दंगों के दौरान नहीं, दंगे होने के ठीक पहले, एक दिन पहले इनका एक भाषण था, जब बगल में डीसीपी था और उसके बाद कह रहे थे कि ट्रंप तक हम चुप है, उसके बाद हम खाली कराएंगे पूरे इलाके को, जब सीएए को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। तो कपिल मिश्रा भी इस बुक लॉन्च के विशिष्ट मेहमान थे। विवेक अग्निहोत्री फिल्मी दुनिया के हैं, लेकिन बहुत ही कट्टर हिंदू हार्डलाइनर हैं और अपने बयान और अपने कमेंट के लिए चर्चित रहते हैं, वो भी थे। और कुछ लोग थे, और भूपेंद्र यादव जो राज्यसभा सदस्य हैं बीजेपी के, वो मुख्य अतिथि थे। जब यह खबर वायरल हुई तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, जिनको आज गालियां दी जाती है ट्विटर पर, लेफ्ट लिबरल्स कहा जाता है, या और बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, तमाम लोगों ने ब्लूम्सबरी को चिट्ठी लिखी, प्रोटेस्ट किया, ट्विटर पर टैग किया, जो भी सोशल मीडिया के जरिए मैसेज देने की कोशिश की कि जो लोग दंगा में शामिल थे या जिन पर इल्ज़ाम है कि जिनके उत्तेजना वाले भाषण की वजह से दंगा भड़का और उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कहीं पुलिस तक ने उनका नाम दर्ज नहीं किया उस तरह से जैसे बाकी लोगों पर आरोप लगे, कपिल मिश्रा का जिक्र करते हुए, फिर वही शख्स कैसे उस किताब के विमोचन में हो सकता है और वो किताब दिल्ली के दंगों पर एक तरफा लिखकर एक तरफा इस तरह के लोग विमोचन करें। तो जब ये बहुत प्रोटेस्ट हुआ तब जो पब्लिशर है ब्लूम्सबरी इंडिया ने तब उसके बाद एक अपना नोट जारी किया जिसमें उसने किताब को कहा कि उसके बयान को मैं बता देता हूं कि फरवरी में हुए दिल्ली दंगों के बारे में वे लोग सितंबर में दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी छापने वाले थे, पर लेखकों ने किताब के प्री लॉन्च कार्यक्रम में ऐसे लोगों को बुलाया जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और उसके बाद हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिमायती हैं मगर समाज के प्रति जिम्मेदारी पर भी सचेत हैं कहकर प्रकाशक ने अपने को इस किताब से दूर कर लिया। उसके बाद भी बुक लॉन्च हुआ, कपिल मिश्रा वर्चुअल लॉन्च में थे, उन्होंने लंबी लंबी बातें भी की हैं और उसके बाद जो प्रकाशक माफ़ करें किताब के जो लेखक हैं लेखिकाएं हैं उन लोगों ने भी अपनी बातें कही है कि एक प्रकाशक नहीं होगा तो कोई दूसरा होगा और कैसे किसी किताब किसी आवाज़ को कैसे दबाई जा सकती है। लेकिन जो खबर है उस खबर से आपको साफ लगेगा कि पूरी जिम्मेदारी किताब लिखकर तय कर दी है कि मुस्लिम या एक धर्म विशेष से जुड़े लोगों ने ही इस दंगे के पीछे अपनी मुख्य भूमिका निभाई, ऐसा उसमें लिखा गया। जबकि किताब में एक पक्ष की किताब है, लेकिन अगर तथ्य पर जाएंगे तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने भी, दंगे होते हैं, दोनों तरह के लोग उस दंगे में होंगे, एक पक्ष कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन यहां एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराया गया पुलिस के की चार्जशीट में भी और तमाम इस तरह के माहौल जो बन रहे हैं उसमें। लेकिन एक खबर जो आई थी जब पुलिस ने जानकारी दी थी कोर्ट में, जिसमें पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में जानकारी दी थी जिसमें कहा था कि दिल्ली दंगे के दौरान जितने लोग मारे गए 53 लोग मारे गए जिसमें 40 मुस्लिम और 13 हिंदू थे। ये पुलिस के हलफनामे में है। अगर 40 मुस्लिम और 13 हिंदू मारे गए तो दंगा सिर्फ मुसलमानों ने कैसे किया? अगर सिर्फ मुसलमानों ने दंगा किया, सिर्फ मुस्लिम जिम्मेदार है, तो 40 मुसलमानों ने क्या खुदकुशी की? उन 40 मुसलमानों को किसने मारा? ये भी तो कोई सवाल है ना। ये नो वन किल्ड जेसिका जैसा मामला तो नहीं है, तो एक तरफा बात तो नहीं होती है। लेकिन हुआ क्या? कपिल मिश्रा कहीं नहीं है
और आरोप किन किन पर लगा दिए गए? हर्ष मंदर जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो आईएएस अधिकारी रहे, और बहुत सारे ऐसे लोग, अपूर्वानंद, बहुत सारे ऐसे लोगों से बुला बुलाकर पूछताछ की जा रही है जिन्होंने सीएए के दौरान या शाहीन बाग के दौरान अपनी असहमत आवाज़ें जिन्होंने बुलंद की थी, या जिन्होंने उसके खिलाफ, सीएए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, उसमें अपनी राय सरकार के खिलाफ जाहिर की थी। लेकिन जो आदमी भाषण दे रहा था वहाँ डीसीपी के सामने, कपिल मिश्रा, उसका कहीं जिक्र, उस तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसको लेकर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई थी, जिस पर जब वो खबर आई थी तो मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था। तो एक ये जानकारी है जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। सवाल ये उठता है कि कपिल मिश्रा कितने जिम्मेदार हैं, ताहिर हुसैन कितने जिम्मेदार हैं, और लोग जो जिन पर आरोप लगे हैं वो कितने जिम्मेदार हैं, ये अदालत तय करे। लेकिन कम से कम जिम्मेदारी पुलिस जांच में तो इनकी आनी चाहिए। और अगर ये लोग की भूमिका संदिग्ध है तो फिर वही लोग किताब भी छापेंगे, वही लोग चीफ गेस्ट भी हो जाए, वही लोग इस पर भाषण भी दे दें, और उन्हीं लोगों पर दंगा भड़काने के दाग भी उन्हीं पर हो, और उसके बाद मुस्लिम मारे जाएं 40 और कहें कि सिर्फ मुसलमानों ने दंगा भड़काया। मैं फिर कहूँगा, दंगा हुआ और दोनों तरफ के कट्टरपंथी लोग होंगे। दंगा कभी एक तरफ से नहीं होता, चाहे शुरुआत एक तरफ से हो, लेकिन उसके बाद दोनों तरफ के लोग उसमें इंगेज हुए दिल्ली के दंगे में, तभी दोनों तरफ के लोग मारे गए। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरी खबर क्या है? चीन को लेकर एक खबर है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, पहले पन्ने पर है। हालांकि एक बीच में चीन पर जाने से पहले एक खबर जिसका जिक्र मैंने कल अपने वीडियो में किया था, और मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे तबलीगी जमात के जो 29 लोग थे जिन्हें जेलों में बंद किया गया था कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन 1 के दौरान, खास तौर से जब देश में ऐसा माहौल बना कि देश में तबलीगी जमात के लोगों ने ही कोरोना फैलाया, कोरोना बम की तरह आ गए और साजिश के तहत आए, और उसके बाद देश में चैनल ने, मीडिया ने, बहुत सारे संपादकों ने, एंकर्स ने माहौल बनाए, और उसमें 29 लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज था, बहुत सारे सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन 29 लोगों ने मुंबई हाईकोर्ट में अपनी पिटीशन दायर की थी, और उसके बाद उस पिटीशन को कई बार लगातार सिलसिला चला, दलीलें, बहसें, और उसके बाद उन लोगों को के खिलाफ एफआईआर को रद्द किया गया। और जो सबसे अहम, जो हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने जो कल जजमेंट दिया था, कल नहीं, जजमेंट शुक्रवार को दिया था, कल वो खबर सार्वजनिक हुई थी जिसका कल मैंने वीडियो में जिक्र किया था, जिसमें बहुत अहम बातें जजमेंट में कही गई थी। आज के अखबारों में पहले पन्ने पर, कुछ अखबारों में, अंग्रेजी में खास तौर से, हिंदी वाले तो ऐसी खबरों को कम तवज्जो देते हैं। यही अगर जजमेंट में ये आता कि तबलीगी जमात ने देश में कोरोना फैलाया और आज जो 50,000 लोग हर रोज इन्फेक्टेड मिल रहे हैं, ये सब के सब तबलीगी जमात की वजह से है, क्योंकि तबलीगी जमात ने कोरोना का बीज बो दिया देश में, और उसी की वजह से देश में आज ये हाल है। कुछ ऐसा कोई लिख दे अगर, तब सारे मीडिया वाले, सारे चैनल, सारे अखबार वाले पता नहीं किस ढंग से इस खबर को करेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब उल्टी खबर आई, जब प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया पर आरोप लगाए गए, या टेलीविजन मीडिया और प्रिंट मीडिया को लताड़ लगाकर जजमेंट लिखी गई कि प्रिंट और टेलीविजन मीडिया ने कैसे प्रोपेगेंडा चलाया, तो ये खबर उस तरह से चैनल पर तो दिखी नहीं, करीब करीब नहीं दिखी, बस तो दूर की बात है, अखबारों में छपी। सिर्फ 4 लाइन रिपीट करता हूँ, कल जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा उनके लिए, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा उनसे आग्रह करूंगा कि कल का वीडियो जरूर देखें, जिसमें जजमेंट का 4 लाइन बता देता हूँ। इन विदेशी मेहमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा टीवी, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फैलाया गया। दिल्ली मरकज में आए लोगों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई कि ये विदेशी ही भारत में कोरोना फैलाने के जिम्मेदार हैं। अगर देखें तो इन लोगों को बुरी तरह से उत्पीड़न किया गया। ये जजमेंट है मुंबई हाईकोर्ट का। और उसके बाद ये भी कि कोई भी सरकार महामारी या प्राकृतिक आपदा के वक्त बलि का बकरा तलाशती है, और हालात बता रहे हैं कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया। भारत के में कोरोना के जो ताज़ा आंकड़े हैं वही इस बात की गवाही देते हैं कि इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन सवाल यहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार पर भी है कि वहाँ तो महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे की सरकार थी, लेकिन क्या वो भी मीडिया और माहौल के दबाव में ऐसे आ गए कि वहाँ भी अहमदनगर की पुलिस ने इन पर वही सारे आरोप लगाकर मामले दर्ज किए जैसे देश के बाकी हिस्सों में, यूपी से लेकर बिहार और बाकी इलाकों में दर्ज किए गए दिल्ली में। तो एक ये खबर है। उसके बाद चीन की एक खबर जिसका मैंने जिक्र किया, पहले पन्ने पर
टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि चीन ने फिर से रिफ्यूज़ किया है जो LAC से पीछे हटने को लेकर। इस पर कम से कम मैं 30 वीडियो बना चुका हूं कि चीन लगातार यही कह रहा है, चीन के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन इस खबर में रजत पंडित ने लिखा है कि चीन ईस्टर्न लद्दाख के उन इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है जहां उसने कब्जा कर रखा है या घुसपैठ कर रखी है। और शनिवार को राजनाथ, अजीत डोवल, चीफ ऑफ स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के चीफ के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग हुई। चीन पिंग पोंग की तरह कर रहा है, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स में मामले को उलझा रहा है, लेकिन ज़मीन पर अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं ला रहा है। यह अलग बात है कि लद्दाख से अरुणाचल तक भारत ने 3488 किलोमीटर मतलब 3488 किलोमीटर के LAC के आसपास काउंटर डिप्लॉयमेंट किया है। लेकिन अब तक मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन पैंगोंग और गोगरा से कहीं भी चीन हटता नहीं दिख रहा है। और जानकारी के मुताबिक चीन LAC के पास रोड, फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और हेलीपैड और ऐसे परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहा है। ये खबर इसमें है और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। लेकिन जो अंधभक्त हैं, जो किसी भी ढंग से किसी दलील को नहीं सुनते हैं, उनके लिए ये कोई खबर नहीं है। एक खबर जो कई अखबारों में पहले पन्ने पर है, नवभारत टाइम्स में भी है, अमर उजाला की भी पहली खबर है, जागरण की भी यही खबर है। वो है IS आतंकी दिल्ली में गिरफ्तार, दिल्ली दहलने से बची। इसमें खबर के मुताबिक है कि अयोध्या में मंदिर पूजन का बदला लेना चाहता था। IS के आतंकी मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ अबू यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। धौला कुआं के इलाके से इनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। उसके पास 2 प्रेशर कुकर बम, पिस्टल और कारतूस मिले हैं। पूछताछ के बाद बताया कि भूमि पूजन के 1 महीने के भीतर दिल्ली में बड़े पैमाने पर, दिल्ली समेत कुछ महानगरों को बड़े पैमाने पर दहलाने की योजना थी। तो ये एक खबर है। घर में बम बनाया, यूपी का कनेक्शन है, यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है, STF बलरामपुर गई है और इससे जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। ये नवभारत टाइम्स की खबर है। अब इसकी विस्तार से जांच होगी, तब पता चलेगा कि दरअसल पूरा मामला क्या है। लेकिन हाँ, यही अमर उजाला की हेडलाइन है। IS का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, यूपी दिल्ली दहलाने की साजिश थी। यूपी के बलरामपुर निवासी को अफगानिस्तान से मिलते थे निर्देश, टाइमर लगाकर विस्फोट की थी तैयारी। और 2010 से पहले दुबई गया था। सीरिया से भी कोई कनेक्शन बताया जा रहा है, ऐसी खबर है। तो ये एक खबर है जो आतंकी वारदात की आशंका के मद्देनज़र एक खबर है। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स एक अच्छी चीज़ क्या कर रहा है, इसकी तारीफ़ करूंगा हिंदुस्तान टाइम्स की। लगातार पहले पन्ने की लीड हिंदुस्तान टाइम्स में कोरोना को लेकर होती है। और भारत ने अब जो टेस्ट की सीमा है, भारत ने इंडिया टेस्ट मिलियन सैंपल इन 1 डे, मतलब एक दिन में 10 लाख टेस्ट भारत में होने लगे, जो कहा जा रहा था कि ये करना चाहिए भारत को। तो ये देखिए, तेज़ हवा चली और मेरा एक पन्ना अभी उड़ा है बाहर। मैं नहीं जानता, अभी देखूंगा कि मेरी किसी खबर का ट्रांसलेशन तो नहीं है जो उड़ के बाहर गया है, तो फिर मैं ऐसे बताना पड़ेगा। दरअसल मैं ट्रांसलेट पहले कर लेता हूँ, इसलिए कि बड़ी खबर होती है। आप एक बार अंग्रेजी पढ़िए, फिर हिंदी पढ़िए, वक्त ज़्यादा जाएगा और उसी समय ट्रांसलेशन में कई बार कोई शब्द भी हो सकता है ना सूझे, इसलिए मैं पहले अनुवाद करता हूँ। वो एक पन्ना पीछे गया है, तो माफ़ करिएगा, कौन सा पन्ना मैं देखता हूँ अभी। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। यही खबर हिंदुस्तान में भी है, भारत सबसे ज़्यादा जांच करने वाला तीसरा देश। अब एक दिलचस्प खबर और है जो हिंदुस्तान टाइम्स में ही है, जो है जिस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी ढांचे के डिमोलिशन का कंस्पिरेसी पर एक केस चल रहा है, जिसमें उमा भारती से लेकर आडवाणी, जोशी, कई नेता, BHP, बजरंग दल और BJP के कई नेताओं के खिलाफ ट्रायल चल रहा है लोअर कोर्ट में, CBI की विशेष अदालत में, सुरेंद्र कुमार यादव की अदालत में। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 31 अगस्त को ट्रायल पूरी करके सजा का ऐलान करना था, लेकिन अब जो लोअर कोर्ट है, स्पेशल जज ने वक्त मांगा, क्योंकि इसमें अभी सुनवाई और जो बाकी अदालती कार्यवाही बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का और वक्त दिया है और कहा है 30 सितंबर तक पूरे मामले की सुनवाई करें और उसके बाद सजा पूरी करें। अब ये मामला क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, विस्तार से आपको देखना होगा तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही
ये मामला दोबारा मामले की ये शुरू हुई थी, ट्रायल शुरू हुआ था। 30 सितंबर की डेडलाइन मैंने बता ही दिया। और इसमें बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कई धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने, उत्तेजित भाषण देने से लेकर आपराधिक साजिश, बाबरी ढांचे को गिराने की आपराधिक साजिश 120B के मामले में सुनवाई हो रही है। और ये अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये 120B जोड़ा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तब 2 साल की मियाद सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि 2 साल में पूरे मामले को पूरा करें। उसके बाद 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने ये मियाद बढ़ाई है लोअर कोर्ट की अपील के बाद कि उन्हें और वक्त चाहिए। अब ढांचा खत्म हो गया, गिर चुका, जन्मभूमि पर वहाँ भूमि पूजन हो चुका, लेकिन सुनवाई हो रही है। अब सवाल उठता है कि सुनवाई का अंजाम क्या होगा, नतीजे क्या होंगे, क्या इन नेताओं को सजा मिलेगी आपराधिक साजिश में? और मैंने पहले वीडियो बनाकर बताया कि ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। अडवाणी जोशी थे। जोशी और उमा भारती की एक तस्वीर दिलचस्प है कि कैसे ढांचा गिरा और उमा भारती इतनी खुश हुई कि मुरली मनोहर जोशी की पीठ पर चढ़ गई, और वो तस्वीर बहुत वायरल, बहुत चर्चित तस्वीर है। अडवाणी की मौजूदगी की कहानी तो है ही। लाल कृष्ण अडवाणी रथ यात्रा लेकर जो देश में उन्होंने माहौल बनाया, उसका नतीजा हुआ कि हज़ारों कार सेवक वहाँ जुटे और उसके बाद वो बेलगाम हो गए, बेकाबू हो गए या पूर्व नियोजित थे। इस पर बहुत सारी कहानियाँ आ चुकी हैं और मैं भी अपने वीडियो में कह चुका हूँ। लेकिन वाजपेयी का वो चर्चित बयान भी है, जब वाजपेयी ने कहा कि ज़मीन तो समतल करनी होगी। तो नेताओं की भूमिका साफ है ये भी कि जब ढांचा गिरा तब उमा भारती कितनी खुश थी, तब मुरली मनोहर जोशी चिट्ठी लिखकर कार सेवकों को क्या कह रहे थे, तब विनय कटियार से लेकर रितंभरा के नारे लग रहे थे, एक धक्का और दो के भी नारे लग रहे थे। ये सारा मैं एक वीडियो में कह चुका हूँ। लेकिन उसके बाद अदालत में क्या हुआ, जो विशेष अदालत है उसमें एक एक करके सब ने कहा कि हम बेकसूर हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें फंसाया गया, साजिश है, राजनीतिक साजिश है। सब ने वहाँ पलटी मारी। कल्याण सिंह खास तौर से, जो मुख्यमंत्री थे उस समय, हालांकि उनकी सरकार बर्खास्त हो गई, उन्होंने इस्तीफा भी दिया, बर्खास्त हो गई, दोनों चीज़ हो गया। लेकिन कल्याण सिंह ने भी कहा, उन रोक रखा था कि कोई कार्रवाई ना हो, गोली ना चले। तो ये सारे नेता बाद में क्रेडिट भी लेते रहे। लेकिन अब जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जब उनको कबूल कर लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, जो हुआ, ये जो उत्तेजित भाषण देने का, धार्मिक भावनाएं भड़काने का जो धाराएं लगाई गई, फिर स्वीकार करिए राम भक्त की तरह। लेकिन वहाँ सब पलटी मार रहे हैं। अब सवाल उठता है, इन्होंने ये भी कहा था कि हम अपने पक्ष में दस्तावेज देना चाहते हैं, वक्त मांगा था, और उसके बाद कुछ दस्तावेज दिए गए जोशी और अडवाणी की तरफ से। पता नहीं उस दस्तावेज का ट्रायल के दौरान, दलील के दौरान कोर्ट का उसको लेकर क्या रुख है, वो पता चलेगा फैसले से। लेकिन देखना है कि क्या होता है। 90 पार के अडवाणी, 85-86 साल के जोशी और कुछ और नेता, इन सब के साथ क्या होता है इस मामले में, अदालत का फैसला क्या होता है, बहुत अहम है। इस पर नज़र होगी। ये खबर है अखबारों में। उसके बाद मैं देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से मोटे तौर पर जो खबर है वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद भी एक बार क्लोजिंग देख लेता हूँ। और मैंने आपको कहा कि आज थोड़ी देर भी हुई है। यही खबर है, मोटे तौर पर आज की खबर यही है। उसके बाद वैसे खबरें इतनी है ही नहीं, कहूँ तो मैं इसमें विश्लेषण करके कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी कोई खबर क्या है कि अखबारों का जो तेवर होना चाहिए, जिसमें लगे भाई 6 साल से कोई सरकार काम कर रही है, बहुत सारे फैसले होते हैं सरकार के, राज्यों के, कहीं तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई तो ऐसी बात हो, कुछ तो लगे, कोई सीरीज चले, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई खोज परख रिपोर्ट हो। जब ऐसा होता नहीं है तो मुश्किल होती है कि आपसे क्या बात करें। कुछ ऐसी खबर अखबार में नहीं दिखती है। और नवभारत टाइम्स में भी वही खबर अंदर के पेज पर प्रमुखता से है कि कैसे IS आतंकी दहशत फैलाने आया था। ये पुलिस के हवाले से जितनी जानकारियाँ मिल रही हैं, वो जानकारी अखबारों में अभी छप रही है। अब विस्तार से जब इन्वेस्टिगेशन होगा, अदालत में जाएगा, तब पूरी बात पता चलेगी कि और इसमें क्या है। खैर, तो ये खबर है। मेरे ख्याल से अब मैं ख़त्म करता हूँ, और ऐसी कोई खबर दिख नहीं रही है जो मैं आपको बताऊँ। सारा अखबार में देख चुका, खोजता रहता हूँ बेचैनी से कि कोई ऐसी खबर है जो अलग से आपको बता पाऊँ। तो वक्त भी हो गया शायद मेरा।
एक सोनू सूद को लेकर खबर है, इनकी तारीफ काफ़ी होती है। एक बिहार से खबर आई है कि मोतिहारी के बाढ़ पीड़ित को भेंट की 55,000 की भैंस। ट्वीट कर बोले इतनी खुशी पहली बार कार खरीदने पर हुई थी। और उसके बाद उन्होंने, एक पीड़ित था जिसकी भैंस मर गई थी, एक शख्स था जिसकी भैंस मर गई थी कोरोना काल में, 50,000 रुपये की दुधारू भैंस उसको दी है। बेटा भी बाढ़ के पानी में डूब गया था, जो गरीब आदमी बिहार का था। सोनू की काफ़ी तारीफ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने पर्सनल लेवल पर बहुत सारे काम किए हैं, जहाज़ से लोगों को विदेश से मंगवाने से लेकर देश में हज़ारों लोगों के लिए इंतज़ाम करने तक, उसकी तारीफ़ करनी होगी। एक विराग गुप्ता का एक लेख है जिसको थोड़ी दिलचस्पी हो कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने, आपको पता होगा शिवराज सरकार ने कहा था 100% आरक्षण कर दिया था कि एमपी में सिर्फ एमपी के नागरिकों के लिए ही नौकरी के अवसर होंगे, सरकारी नौकरी के। उसको लेकर मैंने 2 वीडियो बनाए। गलत है, 100% आरक्षण नहीं कर सकते। और उसी को संवैधानिक तरीके या संवैधानिक पैमाने पर आंकते हुए विराग गुप्ता का एक लेख है। हालांकि इसके कुछ पहलू, बल्कि कह सकता हूँ ज़्यादातर पहलू मेरे लेख में भी थे, लेकिन फिर भी पढ़िएगा। भास्कर 360 डिग्री करके यह आलेख है। इससे आपको थोड़ी संवैधानिक दायरा क्या होता है, संवैधानिक नज़रिया क्या होता है, उसकी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को फिलहाल दोस्तों मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप में से किसी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं। और दरअसल हकीकत क्या है, बीजेपी के सांसद बीजेपी के सूबे में अपनी ही सरकार के सिस्टम पर सवाल क्यों उठाया, जानकारी मैं देने वाला हूँ। चीन को लेकर कैसे भारत सरकार ने पहले कबूला, फिर उसको डिलीट किया। बेटियों के साथ शारीरिक हिंसा की खबरें पढ़ता हूँ तो बहुत देर तक विचलित और परेशान होता हूँ। जो खबरें जुटाता हूं उसका फायदा बाकी लोग भी ले सकें। हकीकत क्या है दोस्तों,